नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा जो है पार्ट 3 है सल्तनत काल पे। पीछे आप लोगों ने राजनैतिक चीज़ें देख ली कि शासकों की क्या उपलब्धियां रही हैं, उनके समय में क्या क्या चीज़ें, उनका साम्राज्य विस्तार कैसा था, सारी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा देखेंगे प्रशासन के तहत, प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, थोड़ा सा कला स्थापत्य की चीज़ें देखेंगे, जो भी और महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। और इसके बाद जस्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा फिर मुगल काल पे। नहीं, सारे मुगल काल शुरू होने से पहले जो क्षेत्रीय राज्य है, जैसे जौनपुर हुआ, तो विजयनगर हुआ, बहमनी हुआ, हम इनकी चर्चा करेंगे एक वीडियो में। उसके बाद आ जाएंगे मुगल काल पे। तो आप लोग निरंतर बने रहिए, चीजों को कायदे से देखते रहिए। देख ही रहे होंगे कितना फ्रूटफुल सीरीज चल रही है। मंडे टू फ्राइडे आओ पीटी पास करो, और सैटरडे को जो है सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे जो है ये क्लासेस हो रही हैं। तो इस समय तो आप लोगों का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है चैनल पे, क्योंकि अगर एक दिन भी आप स्किप कर रहे हैं तो फिर आपकी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, और जब चीजें इकट्ठी होती हैं तो उसको फिर मेंटेन नहीं कर मिलता है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखते हैं तो मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी या धर्म प्रधान राज्य था। राज्य का प्रमुख सुल्तान होता था। खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। तो उस समय चूंकि खलीफा का कॉन्सेप्ट था, और खलीफा का जो है जो पद था वो पूरे मुस्लिम जगत में सर्वोच्च होता था। और इसीलिए जब दिल्ली की जो आरंभिक सुल्तान देखेंगे तो वो खलीफा से जो है वो खिल्लत प्राप्त करते हैं, मतलब उनसे जो है एक तरीके से वैधता प्राप्त करते हैं अपने शासन की। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। मुबारक शाह खिलजी तो खुद स्वयं को खलीफा घोषित कर देते हैं। एमबीटी भी इस सब चीजों से परहेज नहीं करता, लेकिन बहरहाल मैक्सिमम जो शासक रहे हैं वो खलीफा को सिंबॉलिक प्रधान बनाए हुए थे अपने शासनकाल में। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी, और महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और कुरान के अनुसार दुनिया का वास्तविक मालिक और बादशाह कौन है? तो अल्लाह है। तो कुरान क्या कहता है कि भाई दुनिया का जो वास्तविक मालिक है, धरती पे जो सुल्तान बादशाह है, ये वास्तविक बादशाह सुल्तान नहीं है। असली बादशाह सुल्तान किसका है? तो कौन है? तो वो अल्लाह है, क्योंकि जो सुप्रीम है वो वही है, बाकी सब उसके नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार शरीयत प्रमुख है, खलीफा तथा शासक उसके अधीन होते हैं। तो इस्लाम धर्म में क्या है कि शरीयत की प्रधानता है, मतलब धर्म की प्रधानता है, और जो शासन व्यवस्था है या जो धार्मिक व्यवस्था है वो सारी चीजें उसके अधीन ही आती हैं, शरीयत के। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्की शासकों ने सुल्तान की जो है वो उपाधि धारण की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और खिज्र खां एक ऐसा शासक रहता, सैयद वंश का संस्थापक भी होता है, जो स्वयं को रैयत आला कहता है, और वो अपने आप को तैमूर का प्रतिनिधि, वायसराय या फिर उसके पुत्र शाहरुख के डिप्टी के तौर पे काम करता हुआ दिखाता है। दिल्ली सुल्तानों में अधिकांश ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा है, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही जो है खलीफा घोषित किया। खिज्र खान ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया, और रैयत आला की जो है वो उपाधि धारण की। यही जो मैंने बताया है अभी इनके बारे में। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। तो बलबन जो है अपने पुत्र बुगरा खां से ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वह खुद ही एक निम्न वर्गीय सरदार से इस स्थिति में पहुंचा था। ऐसे में सुल्तान के पद को जो है वो प्रतिष्ठा प्रदान करनी थी, और इल्तुतमिश के बाद जो है इसके पद को जो है, सुल्तान के जो पद है उसकी प्रतिष्ठा को धक्का भी लगा था, ठेस भी पहुंचा था। तो अगर ये खुद को कुलीन वंश से नहीं जोड़ेगा, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बनाएगा, बताएगा, मनुष्यों में श्रेष्ठ नहीं बताएगा, तो इसकी प्रधानता लोग स्वीकार कैसे करेंगे? तो इसलिए वो ऐसा कह रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने काजी मुगुसुद्दीन से कहा था कि वह ऐसे आदेश जारी करता है जिन्हें वह राज्य के लिए उपयोगी तथा परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण समझता है। वह यह नहीं पूछता है कि क्या शरीयत में उनकी अनुमति है अथवा नहीं। मतलब इसमें यही स्पष्ट हो रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शरीयत को जो है वो जवाबियत, मतलब शासन में
बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होने देता, या बहुत ज्यादा क्या, न के बराबर प्रभावी रहती है। अलाउद्दीन खिलजी की भांति एमबीटी भी शासन में किसी वर्ग या व्यक्ति का हस्तक्षेप जो है वो पसंद नहीं करता था। तो जो एमबीटी थे और अलाउद्दीन खिलजी थे, तो उनके समय में जो धर्म का तंत्र था वो शासक या शासन में प्रभावी नहीं था। बाकी जितने भी सुल्तान थे या तो वो धर्म से संचालित होते थे, या उनके समय में धर्म की महती भूमिका थी। जैसे इल्तुतमिश के समय में वो धर्म से संचालित तो नहीं होता था, लेकिन वो सामंजस्य बैठा के काम करता था। और एफएसटी में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से धर्मांध नजर आता है। अब प्रशासनिक संरचना की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक संरचना मुख्यतः फारसी अरबी पद्धति पर जो है वो आधारित थी, किंतु सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति से किया गया था, जबकि हिंदुओं की भू राजस्व पद्धति को भी कायम रखा गया था। इस प्रकार प्रशासनिक संरचना जो है वो मिश्रित ढंग थी, क्योंकि यहाँ अरबी फारसी की चीजें भी देखने को मिल रही हैं, और जो हिंदू परंपरा से चली आ रही थी उसका भी अनुसरण यहाँ दिखता है प्रशासनिक संरचना में। अब देखते हैं सुल्तान। तो सुल्तान शब्द का अर्थ होता है सत्ताधारी। केंद्रीय शासन न्यायाधिकरण में सबसे बड़ा और निर्णायक, कानून का सूत्रधार और सेनाओं का जो है प्रधान सेनापति होता था। तो कौन होता था? सुल्तान होता था। तो शासन तंत्र में सर्वोच्च प्रतिष्ठा किसे प्राप्त थी? सुल्तान को प्राप्त थी। फिर इसके बाद अमीर वर्ग आते हैं। तो राजकीय शक्ति पर व्यवहारिक नियंत्रण रखने हेतु केवल दो ही कारक थे, एक अमीर वर्ग का दबाव तथा उलेमाओं का जो प्रभाव। तो अगर अमीर वर्ग में देखेंगे तो अमीर वर्ग भी सल्तनत काल में बहुत प्रभावित दिखते हैं, और फिर दूसरा अगर कोई प्रभावी वर्ग दिखता है तो वो उलेमाओं का जो है वो वर्ग दिखता है। लोदियों ने अमीरों का सम्मान इतना बढ़ा दिया था कि उनका जो काल है वो एक तरीके से अमीरों का स्वर्ण काल माना जाता है, और अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल माना जाता है, जबकि उनका निम्न काल जो है अलाउद्दीन एवं बलबन का काल माना जाता है। तो जो अमीर वर्ग थे वो सबसे अच्छी स्थिति में लोदियों के समय में थे, और बेसिकली इसमें जो सबसे पहला है बहलोल लोदी, उसके समय में तो सबसे ज्यादा महत्व था अमीरों का, क्योंकि वह अपने आप को अमीरों में ही जो है वो प्रमुख मानता था। मतलब वो उन्हीं के साथ जमीन पे बैठता था, सारी चीजें करता था। तो ऐसे में अमीरों की प्रतिष्ठा काफी बड़ी थी। और अगर इनकी सबसे निम्नतर प्रतिष्ठा थी अमीरों की किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में और बलबन के समय में। अब दूसरे आते हैं उलेमा वर्ग। तो इस्लामी धर्माचार्यों तथा शरीयत कानून के रूढ़ी वादी व्याख्याकारों को जो है वो उलेमा कहा जाता था। वे धार्मिक विषयों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में सुल्तान को सलाह देते थे। राज्य के न्यायिक पदों पर उनका वास्तविक एकाधिकार होता था। किसका? तो यही जो उलेमा वर्ग होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं की गतिविधियों को सीमित किया। एमबीटी ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण उलेमाओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि उससे अपेक्षा करते थे। जो उलेमा वर्ग था तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस कहाँ पहुंची थी? तो एमबीटी के समय में, और इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्योंकि ये दोनों ही शासक जो है एक तरीके से प्रबुद्ध निरंकुशता की तरह व्यवहार कर रहे थे। और इसमें जो है मतलब जो जवाबियत था, जो राज्य का कानून था, उस पर शरीयत के प्रभाव को, मतलब जो धार्मिक कानून था उसको प्रभावी नहीं होने दिए। जब धार्मिक कानून ही नहीं प्रभावी होगा तो ऐसे में उलेमा कैसे प्रभावी हो सकते हैं? तो अब आते हैं अगला, जो केंद्रीय सरकार की चर्चा करते हैं। तो बर्नी के अनुसार सल्तनत के प्रशासन में 4 प्रमुख मंत्री थे, जो सल्तनत के प्रशासन का आधार स्तंभ थे, जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था। ये दीवान विजारत था, दीवान अर्ज था, दीवान इंसा था और दीवान रिसालत था। तो ये कौन कहता है? बर्नी कहते हैं। और इसमें जो है वजीर का पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था, उसके कार्यालय को दीवान विजारत कहलाता था। तो जो राजस्व विभाग जिसे कहते हैं, तो दीवान विजारत जो है वजीर का कार्यालय था, और ये राजस्व विभाग से संबंधित था। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के अधीन दीवाने मुस्त खराज नामक विभाग स्थापित किया था। तो दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, मैंने पीछे ही बताया है। और ये राजस्व विभाग से ही जो है वो संबंधित था। इस विभाग का कार्य राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जो है जांच करना और इसे वसूल करना था।
तो एकदम ये भी जाने रहिए कि दीवाने मुस्तखराज करता क्या था, इसका काम क्या था। अब अगला जो महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने अमीर को ही, तो इस विभाग की स्थापना MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था। इस विभाग के ऊपर भी जो है अगर देखा जाए तो विजारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो दीवाने अमीर को ही का जो नियंत्रण किसका होता था, तो यही विजारत का था, मतलब वजीर का जो विभाग था, मतलब राजस्व विभाग का नियंत्रण होता था इस पे। आरिज ए मुमालिक की चर्चा कर लीजिए। तो आरिज ए मुमालिक का मंत्रालय दीवाने आरिज कहलाता था और यह सेना का प्रधान या रक्षा मंत्री होता था। तो आरिज या अर्ज ए मुमालिक जो होता था वो रक्षा मंत्री कहलाता था, मतलब, और ये सेना का मुखिया होता था। अर्ज माने होता है सैन्य। तो दीवाने इंसा, तो यह शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था जिसका प्रमुख दबीर ए खास कहलाता था। तो दीवाने इंसा का प्रमुख कौन था, दबीर ए खास, ये शाही पत्र व्यवहार का कार्यालय था। मिनहाजु सिराज ने इस विभाग को दीवाने अशरफ के नाम से संबोधित किया। तो दीवाने अशरफ या दीवाने इंसा जो है ये दोनों एक ही विभाग है और इनका काम क्या था, तो शाही जो पत्राचार होते थे उनको व्यवस्थित करना था। दीवाने इंसा से ही सुल्तान के जो है वो फरमान जारी होते थे। जो सुल्तान अपने सूबों के लिए अपने राज्य में जो फरमान जारी करता था तो वो किस मंत्रालय से जारी होते थे, दीवाने इंसा से ही जारी होते थे। और दीवाने रसालत यह विदेश मंत्री था जिसका कार्य विदेश वार्ता और कूटनीतिक संबंधों को देखभाल करना। तो दीवाने रसालत, तो रसालत शब्द ही जो है वो विदेश से संबंधित होता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये विदेश जो आज का हमारा जो है विदेश मंत्रालय उसी के समान था। देखिए आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इन बैचों को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। एक हमारा आरओ मेंस को लेकर के और दूसरा हमारा PCS मेंस को लेकर के जो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही जो बैच है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हैं और अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि डेली आपको जो है, ब्रजेश अरे डोर क्लोज करिए। एक्चुअली में यहाँ क्या है ना कि लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, तो वही कुछ प्रोग्राम है। तो ये आरओ का बैच है, ये मेंटरशिप बैच। और यहाँ क्या है कि आपको डेली जो है आपको टास्क दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपका मार्किंग होगा और फिर जो है जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। मतलब पूरी कंप्लीट तैयारी, चाहे वो यूपी PCS अपर मुख्य परीक्षा की हो चाहे आरओ की हो, निरंतर चल रही है संस्थान के द्वारा। 12 तारीख से बैच स्टार्ट है, तो लेट मत करिए, क्योंकि अगर आपके मन में ये होगा कि एक बार PT का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद करेंगे, तो विश्वास मानिए PT के रिजल्ट के बाद आप काफी लेट कर चुके होंगे। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी और लास्ट में हो सकता है कि आप बिखर जाए। लेकिन अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। नंबर फ्लैश कर रहा होगा, ज्वाइन करें। अब अगला आता है काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का प्रधान था। काजी प्रायः काजी उल कुजात जो है और सद्र उस सुदूर के पद को एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो काजी उल कुजात न्याय विभाग से संबंधित था और काजी उल कुजात और सद्र उस सुदूर जो है ये पद जो है एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। बरीद ए मुमालिक ये सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान था। तो बरीद ए मुमालिक, तो जो बरीद ये गुप्तचर विभाग से संबंधित होता था और इसी का हेड कौन होता था, बरीद ए मुमालिक। डाक चौकियों का प्रबंधन भी इसी के अधीन था। तो डाक चौकियों का प्रबंधन कौन करता था, तो बरीद ए मुमालिक करता था। वकील ए दर यह शाही महल और सुल्तान की सेवाओं का प्रबंध करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वकील ए दर क्या करता था, तो शाही सेवाएं और सुल्तान सारी शाही महल और सुल्तान की सेवाओं का प्रबंध करता था। राजधानी दिल्ली का प्रशासन, तो दिल्ली का प्रशासन एक कोतवाल के हाथ होता था जो न्यायिक एवं पुलिस विभाग का कार्य करता था। जो दिल्ली का जो प्रशासन देखता था तो दिल्ली का एक कोतवाल होता था जो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही व्यवस्था को देखता था। मुहतसिब शहर का महत्वपूर्ण अधिकारी था जो लोगों के सामान्य आचरण का रिकॉर्ड रखता था। तो आचरण का रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी कौन था, तो वो मुहतसिब था।
और नैतिक नियमों को लागू करवाता था। तो मुहत्सिब का कार्य जो था वो आचरण की देखभाल करना, मतलब कोई व्यक्ति अपने आचरण, उसका आचरण कैसा है, उसका आचरण जो है वो राज्य के लिए ठीक है कि नहीं है, और अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है तो वो उसका दायित्व था कि उसके आचरण को ठीक कराया जाए, मतलब नैतिक नियमों को जो है वो लागू कराया जाए। दीवान रियासत तो व्यापारियों पर विशेष ध्यान रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त किया गया था। तो दीवान रियासत जो था ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त किया गया था, और इसका काम क्या था, ये व्यापारियों पर जो है वो व्यापारियों की स्थिति का जो है ये मूल्यांकन करता था, ये शहर के बाजारों पर नियंत्रण रखता था तथा माप तौल का निरीक्षण करता था। तो बेसिकली जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लाई गई थी, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था दीवान रियासत। और कारखाना जो है प्रायः फिरोज तुगलक के पहले राजकीय कारखानों को समकालीन इतिहासकार के लेखों में उल्लेख नहीं पाया गया है। तो एफएसटी जो तुगलक वंश का शासक था उसके पहले जो है कारखानों का राजकीय, मतलब राजकीय कारखानों का उल्लेख नहीं मिलता। मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि एफएसटी के समय में ही सबसे पहले राज्य प्रायोजित जो है वो कारखानों का निर्माण हुआ, और इसमें एफएसटी जो है बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो वस्त्र उद्योग से संबंधित हो या अन्य कारखाने हो, उनका जो है वो राजकीय संरक्षण के माध्यम से स्थापना कराई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यकाल में वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना की थी। तो एमबीटी भी जो था वो वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करवाई थी, और फिरोज तुगलक के राज्यकाल में अल्पकालीन रूप से राजकीय कारखानाओं का जो है वो विस्तार हुआ था। अफीफ ने राजकीय कारखानों को दो भागों में बांटा है, तो रातबी और गैर रातबी। तो जो राजकीय कारखाने होते थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, रातबी और गैर रातबी। गैर रातबी कारखाने थे जिनमें अनिश्चित वेतन होता था। तो गैर रातबी क्या होते थे, जिसमें अनिश्चित वेतन होता था, और रातबी थे जिनमें फिक्स वेतन होता था, कि मतलब आपको मंथली इतना वेतन मिलेगा ही मिलेगा। प्रत्येक कारखाना उच्च श्रेणी के मलिक के अधीन रखा जाता था, जिन्हें मुतसर्रिफ कहा जाता। तो कारखाने का हेड कौन था, तो कारखाने का जो हेड होता था वो मुतसर्रिफ होता था, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम प्रांतीय प्रशासन को। तो अभी तक आप लोगों ने केंद्रीय प्रशासन को देखा, तो प्रांतीय प्रशासन के तहत सल्तनत को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे इक्ता या विलायत कहा जाता था। तो इक्ता या विलायत क्या होते थे, तो ये प्रांत होते थे, और प्रांतों के गवर्नर या इक्ता के प्रधान को क्या कहा जाता था, वली, नाजिम, नायब, मुफ्ती या इक्तादार। तो ये सब जो थे ये इक्ता के हेड होते थे, और प्रांत में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में इन्हीं का जो है वो प्रमुख योगदान होता था। यही जो अधिकारी होते थे जो इक्ता के हेड होते थे, तो इनकी भूमिका होती थी प्रांतीय प्रशासन में। सचिवालय का प्रधान दवीर या सचिव होता था। तो जो सेक्रेटरीट होता था उसका जो प्रधान कौन था, तो वो दवीर या सचिव। तो मतलब बेसिकली आएगा दवीर, तो दवीर कौन था, तो वो सचिवालय का हेड होता था। बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति इक्तदारों के साथ की, जिसमें आय व्यय का जो है वो सही से जो लगा सके, मतलब आय व्यय की जो स्थिति का है वो सही से पता लगा सके। तो ऐसी स्थिति में ख्वाजा नामक जो अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। 14वीं सदी में सल्तनत काल के विस्तार के कारण प्रांतों को जो है जिलों में बांटा गया। तो आप देखेंगे कि जब थोड़ा सा सल्तनत काल का विस्तार हुआ, तो जब प्रांत, क्योंकि बड़े बड़े प्रांत होने लगे अब, तो ऐसे में प्रांतों के अंतर्गत जो है जिलों का निर्माण शुरू हुआ। और 1279 ईस्वी में सिखों की स्थापना बलबन ने की थी। और ये सल्तनत काल में जो सिख होते थे प्राय यही जो है इन्हीं का नाम जिला होता था। तो सिख मतलब ऑब्लिक जिला। तो सल्तनत काल के प्रारंभ में जो है सिखों को क्या कहा जाता था, तो जिला कहा जाता था। और सबसे पहले सिखों की स्थापना किसके समय में हुई थी, बलबन के समय में हुई थी। सिख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक हिस्सा होता है। और सिख का शासक कौन था, तो सिखदार कहलाता था। सिखों या जिलों, मतलब यही देखिए, सिख या जिला को परगनों में बांटा गया था। तो सल्तनत कालीन जो सिख होते थे, सिख, आज भी जैसे हमारे यहाँ जिला जो है वो तहसील में बांटा जाता था, तो तहसील को ही जो है उस समय परगना कहा जाता था। तो जो सल्तनत कालीन जो सिख थे, जो बलबन द्वारा जो बनाए गए थे सिख, तो उनको फिर एक समय के बाद जो है परगनों में बांटा गया, और प्रत्येक परगने में आमिल
यो मुंसिफ जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। तो आमिल और मुंसिफ जो सल्तनतकालीन अधिकारी थे वो परगनों के अधिकारी होते थे, मतलब जैसे वर्तमान में जो तहसील है। आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा मुशरिफ या मुंसिफ जो है राजस्व विभाग का प्रधान होता था। लोधी काल में सिख शब्द का प्रयोग कम हो गया तथा उसके स्थान पर सरकार शब्द का प्रयोग किए जाने लगा। तो जो लोधियों का काल था तो उस समय जो जिले के लिए सिख का प्रयोग होता था, अब लोधियों के समय में सिख का प्रयोग कम होने लगा और जिले के लिए सरकार शब्द का प्रयोग होने लगा। और यही एक बार पूछा गया था कि सरकार क्या था, सल्तनत काल में या मुगल काल में सरकार क्या होते थे। तो सरकार बेसिकली जिले होते थे। जो आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिला कहते हैं, वही सल्तनत काल में बेसिकली लोधियों के समय में या आगे चल करके आप मुगल काल में अकबर के समय में देखेंगे तो इन्हीं सरकार जो को है जिले को जो है सरकार कहा जाता था। एक शहर या 100 गांव के समूह को जो शासक कौन होता था, तो अमीर सादा होता था। मतलब अमीर सादा कौन था, तो एक शहर और शहर या 100 गांव का समूह। तो जो एक शहर होता था तो शहर में बहुत बड़ी आबादी रहती थी, या तो ये फुलफिल हो, या 100 गांवों का जो हेड होता था उसे अमीर सादा कहा जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो इसका भी ध्यान रखना होगा। गांव के मुख्य अधिकारी थे पटवारी, चौधरी, खुद मुकद्दम, जो शासन को लगान वसूल करने में मदद करते थे। तो गांव के मुख्य अधिकारी कौन थे, पटवारी मतलब जिसे लेखाकार कहा जाता था, चौधरी, खुद मुकद्दम, और मुकद्दम जो वर्तमान में जो मुखिया जो होते हैं गांव के, तो वही जो है सल्तनत काल में मुकद्दम होते थे। अब थोड़ा सा सैनिक संगठन को देखते हैं। तो तुर्की प्रशासन व्यवस्था में सैनिक संगठन का विशेष महत्व था और सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोलों पर जो है आधारित थी। तो जो सल्तनत कालीन जो सैन्य संगठन की व्यवस्था थी वो तुर्की और मंगोलों की जो मिश्रित पद्धति पर आधारित थी इनकी सैन्य संरचना। सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलबन को सैन्य विभाग की स्थापना का तथा अलाउद्दीन खिलजी को एक स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दीवाने जो अर्ज विभाग है उसके जो दीवाने अर्ज किससे संबंधित है, तो सैन्य विभाग है। सैन्य विभाग का सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। लेकिन बलबन के पास इतना राजस्व का या इतना वित्तीय स्रोत नहीं था कि वो एक स्थायी सेना रख सके। स्थायी सेना रखने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्योंकि आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था वो क्या था, वो था उसका उद्देश्य कि पूरा जो है विश्व विजेता बनना चाहता था, द्वितीय सिकंदर सानी बनना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में सेना की जरूरत थी और सेना को बहुत बड़े स्तर पर रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण की भी व्यवस्था लाई थी। तमाम प्रयास उसने किए थे। सैन्य व्यवस्था की देखभाल का दायित्व दीवाने अर्ज विभाग पर था और दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। उस विभाग का प्रमुख क्या होता था, तो आरिज ए मुमालिक। तो दीवाने अर्ज का जो हेड होता था वो कौन होता था, आरिज ए मुमालिक होता था। सुल्तानों की सैनिक शक्ति उनके सैनिक बल पर निर्भर करती थी। अमीर, खान व मलिक ये सब उपाधियां सैनिक श्रेणियों की थी। इल्तुतमिश के काल में विभिन्न क्षेत्रों की सेनाएं जो है वो कहलाती थी। तो जो केंद्रीय सेना होती थी उसे हस्म ए कल्ब कहा जाता था। तो हस्म ए कल्ब सल्तनत काल में क्या था, तो वो केंद्रीय सेना थी। हस्म ए अतरफ क्या था, तो प्रांतीय सेना थी। घुड़सवार जो सवार एक कल्ब थे ये शाही घुड़सवार होते थे। और शमसी घुड़सवार कौन थे, तो सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी वो शमसी जो है वो घुड़सवार कहलाते थे। मंगोल लड़ाकू सैनिक 10-10 सैनिक टुकड़ियों में बटे होते थे। जैसे अमीर ए दह क्या होता था, तो अमीर ए दह था 10 सैनिकों का सेनानायक। तो 10 सैनिकों का जो बॉस होता था वो अमीर ए दह था। फिर अमीर ए सादा क्या था, तो 10 अमीरों या 100 सैनिकों का सेनानायक होता था। अमीर ए हजारा क्या होता था, तो 1000 सैनिकों का सेनानायक होता था। और अमीर ए तुमन क्या था, तो 10,000 सैनिकों का जो सेनानायक था वो अमीर ए तुमन कहा जाता था। वैसे भी एक बार तुमन पूछा गया था कि सल्तनत काल में तुमन क्या था, तो ये 10,000 की जो सैन्य टुकड़ी होती थी उसी को तुमन कहा जाता था और इसी के हेड को अमीर ए तुमन कहा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार
छोटी सैनिक इकाइयां जो है वो सरखेल तथा सबसे बड़ी सैनिक इकाई जो है वो खान की थी। तो सबसे छोटी सैनिक इकाई क्या थी? सरखेल थी, और सबसे बड़ी सैनिक इकाई वो खान की थी। खान के ऊपर जो है सुल्तान होता था, मतलब सुल्तान के बाद जो स्थिति होती थी वो खानों की होती थी। यह वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा सरखेल, तो सरखेल के अंतर्गत क्या होते थे? 10 घुड़सवारों की टुकड़ी होती थी। तो सरखेल जो होता था वो 10 घुड़सवारों का प्रधान होता था। सिपह सालार होते थे 10 सरखेल पर, मतलब 10 सरखेल या 100 घुड़सवार होते थे तो उनको सिपह सालार कहा जाता था। अमीर जो होते थे इसके अंतर्गत 10 सिपह सालार या 1000 घुड़सवार होते थे। अब देखिए सब 10-10 से जो है गुणा होते चला जा रहा है। और मलिक जो था होता था तो इस पे जो है 10 अमीर होते थे, और या तो मतलब 10,000 घुड़सवार का हेड होता था, और जो खान होता था इसके नीचे 10 अमीर होते थे, और 1 लाख घुड़सवार का जो है वो हेड होता था। और सुल्तान जो होता था तो एक सुल्तान के नीचे जो है वो 10 खान होते थे, पर सुल्तान तो वैसे भी सर्वोच्च सेनानायक होता ही था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बाद मुक्ता लोग अपने सैनिकों के वेतन में से कुछ कमीशन काट लिया करते थे। जैसे जो मुक्ता थे, मतलब उनको कुछ सेना रखने का अधिकार दिया जाता था, तो ऐसे में जब राज्य उनको वेतन देता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्योंकि आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की थी। तो जब वो मुक्ता को देता था कि आप अपने जो आपके सैनिक हैं जो राजकीय सेवा में, उनको वेतन दे दीजिए, तो मुक्ता बदमाशी क्या करते थे कि जैसे अगर कोई सैनिक 100 रुपए में उसका मंथली वो उसका है तनख्वाह, तो मुक्ता उसको 90 रुपया ही देते थे, वो 10 रुपया काट के अपने पास रख लेते थे। ऐसे में मुक्ता के पास बहुत ज्यादा धन संचय होता चला गया और एक महत्वपूर्ण जो है वो शक्ति बनने लगा। और गयासुद्दीन तुगलक ने केवल इस कुप्रथा को समाप्त ही नहीं किया, वरन सैनिकों के वेतन मतलब रजिस्टर की स्वयं जांच करने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इस व्यवस्था में सुधार कौन करता है? जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो ये कुप्रथा चल पड़ी थी कि भाई सैनिकों का वास्तविक हक उनको नहीं मिलता था, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने का काम करता है कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक करता है। और इतना ही नहीं, वो क्या करता है कि अब जो है जो सैनिकों का रजिस्टर होता था जिसे वसीलात हस्म कहा जाता था, तो इसकी स्वयं ये जांच भी करने लगा था। अब थोड़ा सा सल्तनत कालीन न्याय या दंड व्यवस्था को देखते हैं। तो मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं, पीछे ही मैंने बताया, कुरान, हदीस, इजमा और क्यास। कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है। हदीस इसमें क्या है कि पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है, तो उसमें भी देखा जाए तो कुरान तो सर्वोच्च है, उसके बाद हदीस का नंबर आता है, और फिर उजमा और क्यास है। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। सुल्तान न्याय का अंतिम स्रोत माना जाता था, और सभी मुकदमों का अंतिम निर्णय करने की क्षमता किसके पास होती थी? तो वो सुल्तान के पास ही होती थी। धार्मिक मुकदमे का निर्णय करते समय वह मुख्य रूप से सद्र या मुफ्ती से सहायता लेता था, क्योंकि सद्र या मुफ्ती जो होते थे वो धार्मिक चीजों को देखते थे। ऐसे में जब वो धार्मिक कोई निर्णय लेता था तो सद्र या मुफ्ती के लोगों को बुला करके उनसे राय बात लेकर के भी फाइनल डिसीजन देता था। धर्मनिरपेक्ष मुकदमों में काजी सुल्तान की सहायता करता था, लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष धर्म से जो इतर मुकदमे होते थे उसमें सुल्तान की सहायता कौन करता था? उसमें सुल्तान की सहायता काजी करता था। और न्याय संबंधी विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए कजा। तो न्यायिक जो वर्तमान में जो हमारा न्यायालय है तो सल्तनत काल में उसे क्या कहा जाता था? तो दीवान ए कजा। अब राजस्व की थोड़ी सी व्यवस्था देख लेते हैं, क्योंकि बिना राजस्व के तो सब बेकार है। जितना भी आपने पीछे प्रशासन देखा, सैन्य व्यवस्था देखा, सुल्तान की स्थिति देखी, तो वो सब उस सब का आधार क्या है? तो राजस्व। क्योंकि अगर राजस्व नहीं होगा तो राज्य रूपी अश्व नहीं होगा। मतलब यही एक ऐसा घोड़ा है जो राज्य के रथ को खींचता है। तो ऐसे में सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर होते थे। तो उस्र जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। कितना होता था? तो 5 से 10% के बीच होता था। मतलब उस्र जो पहला कर था तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज किससे लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और ये कितना था? तो 1
तिहाई से एक मतलब आधा तक ले लिया जाता था। तो यहाँ आपको मुसलमानों और गैर मुसलमानों में भेद दिख रहा होगा कि जो उस्र था वो मुसलमानों से लिया जाता था और वो उनकी उपज का 5 से 10% हिस्सा था। लेकिन वहीं जो था खराज जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था तो उनका 1/3 मतलब 33 से लेकर के 50% तक चीज उनकी उपज का ले लिया जाता था। खुम्स क्या था? तो लूटे खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन क्या कहा जाता था? तो खुम्स कहा जाता था, जिसके 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार होता था, शेष 4/5 भाग पर सैनिकों के अधिकार होते थे। लेकिन इस व्यवस्था को पलट कौन दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पलट दिया था। और बाद में एमबीटी ने भी क्या किया कि 4/5 भाग पे जो है वो राज्य का अधिकार जताया और 1/5 जो है वो क्या है कि वो सैनिकों में बांट देता है। तो इसको भी जानते रहिए। अब अगला जो महत्वपूर्ण टैक्स है वो है जकात। मुसलमानों पर धार्मिक कर 2 से 2.5% होता था। तो ये जकात जो है वो धार्मिक कर था, मुसलमानों पे लगाया जाता था, 2 से 2.5% का होता था तथा उन्हीं की भलाई के लिए व्यय भी किया जाता था। जो ये टैक्स लिया जाता था जकात, तो मुसलमानों की ही भलाई पे इनका खर्चा भी होता था। और एक महत्वपूर्ण टैक्स है जजिया, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसके बदले में उसके जीवन तथा संपत्ति की रक्षा होती थी। तो जजिया क्यों देना अनिवार्य था जो गैर मुस्लिम थे? क्योंकि उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा तभी हो सकती थी जब आप जजिया टैक्स देंगे। स्त्रियों, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु आदि इस कर से मुक्त थे। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, जो इसके पहले कर से मुक्त थे। तो देखिए पहले क्या था कि ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी और साधु ये सब कौन थे? ये सब जो है जजिया से मुक्त थे। लेकिन सल्तनत काल में एक शासक होते हैं एफएसटी, चूंकि वो धर्मांध होता है, उस पर शरीयत का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, तो ऐसे में वो जो ब्राह्मण थे हिंदुओं में तो उनपे भी वो जजिया लगाता है एफएसटी। इक्ता या अक्ता अरबी भाषा का शब्द है। प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले जो है वो दिया जाता था। इसी तरीके से दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था जिसने भारत में सामंती प्रथा को खत्म करने और दूर दराज के क्षेत्रों पर केंद्र से जोड़ने के लिए इक्ता प्रणाली की जो है वो शुरुआत की थी। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने क्यों की थी? क्योंकि जब ये अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित करता और इसका साम्राज्य जो है विस्तार होता है, तो ऐसे में जो राज्य से दूर दराज के क्षेत्र थे वहां प्रशासन चलाने के लिए इसने जो है इस व्यवस्था को जो है अपनाया था। उसरी क्या थी? तो भूमि, इस प्रकार की भूमि, उसरी भूमि क्या थी? तो यह इस प्रकार की भूमि के मालिक जो है भारतीय मुस्लिम होते थे और उनसे 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो उसरी भूमि किसकी होती थी? जो भारतीय मुस्लिम होते थे उनकी भूमि को उसरी भूमि कहा जाता था और यहाँ से करीब करीब 1/10 जो है वो भू राजस्व लिया जाता था राज्य के द्वारा। फिर मसाहत आता है, तो इससे में जो है भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था और इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। तो मसाहत जो है वो भूमि की पैमाइश करा करके उपज के आधार पर जो है राजस्व लेने का एक तरीका था और इस प्रथा को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व बकाया की वसूली के लिए विजारत की एक शाखा स्थापित की जिसे मुस्त खराज कहा जाता था, जिसे मैंने पीछे बताया कि दीवाने मुस्त खराज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था और ये एक तरीके से विजारत से ही संबंधित थी, मतलब राजस्व से ही संबंधित थी। गयासुद्दीन ने किसानों की भलाई के लिए निश्चित किया था कि एक वर्ष में लगान 1/11 से 1/10 भाग से अधिक न बढ़ाया जाए। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का संस्थापक, उसने ये व्यवस्था की थी कि भाई कोई भी जो है लगान मनमाने तरीके से ना बढ़े, वो नियत रहे कि एक वर्ष में 1/10 से 1/11 के बीच में ही बढ़ाई जाए, इससे ज्यादा बढ़ोतरी ना हो ताकि जो है किसानों पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े लगान का। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी, पीछे बताया गया है। फिरोज तुगलक ने तकावी ऋणों को माफ कर दिया था। जो तकावी ऋण सुंधरा जो दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोही के तहत, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तो जो ऋण किसान लिए थे उनके ऋण माफी किसने की थी? तो वो ऋण माफी का काम किया था एफएसटी ने, तथा बहुत से कृषि करों को जो है समाप्त कर दिया। उसने चराई और घराई कर को भी समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि चराई और घराई मतलब
चारागाह और हाउस टैक्स किसने लगाया था? तो वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे समाप्त करने का काम किसके द्वारा किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तकनीकी एवं आर्थिक विकास में देखेंगे तो मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था, परंतु उसी के साथ छोटे स्तर की अन्य आर्थिक गतिविधियों के भी संकेत मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे रहट का पहला विस्तृत लिखित विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा में मिलता है। रहट से कई बार जो है वो यूपीएससी कमीशन जो है वो प्रश्न पूछा है। रहट से उसको बहुत ज्यादा प्रेम है, 3-4 बार आया है ये। और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अवध में रहट के प्रयोग का जो है वो उल्लेख किया है। रहट एक प्रकार से सिंचाई का साधन होता था और रहट से ही माध्यम से जो है वो तालाबों कुओं से पानी को निकाला जाता था। पूर्व मध्यकालीन भारत के कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख अर्घट के नाम से भी हुआ है। और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चरखे का यांत्रिक उपकरण के रूप में बहुत महत्व रहा है। तो चरखी का जो उपयोग है ये भी सल्तनत काल में दिखता है और बेसिकली वस्त्र उद्योग में इसका महत्व रहा है। भारत में इसका किसका मतलब चरखे का पहला लिखित उल्लेख जो है ईसामी की फुतुह उस सलातीन में मिलता है। तो ये सारे जो फैक्ट है ये यूपीएससी के बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि यहाँ से अगर वो पीवाईक्यू देखेंगे तो देखेंगे कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही जो है वो प्रारंभ हो गई थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस काल के कुछ अन्य तकनीकी आविष्कारों में एक आविष्कार कागज का निर्माण था। तो कागज के निर्माण का भी जो वो शुरू होता है कब होता है? तो सल्तनत काल में ही होता है। 13वीं शताब्दी में यहाँ मुस्लिम लोग कागज का इस्तेमाल करने लगे थे। अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी के अंत में इसका जो है वो उल्लेख किया है। तो कागज निर्माण का प्रयोग सल्तनत काल में होता है और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। इस काल का एक प्रमुख आविष्कार फिरोज तुगलक द्वारा समय सूचक उपकरणों का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट समय सूचक उपकरणों का जो है आविष्कार किसके समय में हुआ था? तो एफएसटी के समय में हुआ था और महत्वपूर्ण घटना है। अब थोड़ा सा सल्तनत कालीन सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रारंभ में दिल्ली सुल्तानों ने भारत में प्रचलित सिक्कों को अपनाया, इसलिए मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और उसका नाम तो दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति दिखती है। क्योंकि जब गौरी यहाँ स्थापित होता है तो ऐसे में जो यहाँ के सिक्के थे उसी को प्रचलन कराया। बस वो करता क्या है कि सिक्के के एक पृष्ठ पर जो देवी लक्ष्मी की जो आकृति बनी रहती थी उसको बने रहने दिया, दूसरे पृष्ठ पर उसने जो है अपने नाम को अंकित कराया। वही इसमें लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक और उसका नाम तो दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की अंकित जो है वो मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है टकसालों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। और ऐसी स्थिति में सल्तनत कालीन जो प्रत्येक घर है वो सिक्कों का टकसाल बन गया था। तो वो जब मैं एमबीटी को पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि किस तरीके से जो इसकी व्यवस्था है वो जो है कोलैप्स करती है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि आप जो है वीडियो को निरंतर देखिए, मतलब क्रम से देखिए, लगातार देखिए, तब चीज और ज्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि बहुत सी चीजें जो है मैंने पीछे बताई हैं और यहाँ आप केवल उसका दोहराव कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी चीजें कितनी सहजता से तैयार हो जाएंगी। उसने सोने का नया सिक्का चलाया जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा है। तो दीनार जो सिक्का है वो बेसिकली एमबीटी के समय में चलाया गया था, नया सिक्का था और इब्न बतूता ने इसे दीनार कहा है। उसने सोने एवं चांदी के सिक्कों के बदले अदली नामक सिक्के जारी किया जिसका वजन 140 ग्राम था, चांदी के बराबर था। मतलब वही जो जीतल, मतलब चांदी का जो सिक्का, सारी चांदी के बदले जो अदली नामक सिक्का चलाया गया था वो भी एमबीटी के समय में चलाया गया था। फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक सिक्के चलाए जो आधे एवं चौथाई के तांबे और चांदी के मिश्रित से चलाए गए थे। तो अद्धा एवं बिख में क्या था कि इसमें अद्धा में आधा चांदी पर आता था, आधा अन्य धातु आता था, और चौथाई में क्या था कि इसमें जो है जो मिश्रण होता था तो 1/4 जो है चांदी का मिश्रण होता था। तो ये भी जानते रहिएगा। बेसिकली ये पूछा गया है कि अद्धा और बिख जो है वो बेसिकली सल्तनत काल में कौन से शासक ने चलाया था इनको? तो एफएसटी ने चलाया था। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो 6 जीतलों के समकक्ष होता था। तो 6 जीतल जो है वो तांबे के सिक्के होते थे और 6 जीतल इक्वल टू क्या होता था? एक ससगनी। ससगनी जो है वो चांदी का सिक्का होता था। आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे।
अब थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी चर्चा करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के कुबलई खां का अनुसरण करके सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। तो जो टोकन करेंसी का प्रचलन एमबीटी के द्वारा कराया गया था, तो वो चीनी शासक कुबलई खां होते हैं, तो उन्हीं के अनुसरण से जो है ये कराया गया था। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। एमबीटी ने रतन नामक हिंदू को जो है सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ा था, तथा दक्षिण अभियान के समय में सेना में जो है वो प्लेग फैल गया था। तो उसके समय में हरिहर एवं बुक्का ने जो है दक्षिण में विद्रोह किया। किसके समय में? तो एमबीटी के समय में। फिरोज तुगलक का नगरकोट पर आक्रमण रोचक है, क्योंकि उसने विभिन्न विषयों पर 300 संस्कृत पुस्तकों का जो ज्वाला देवी के मंदिर में सुरक्षित थी, अजीजुद्दीन खालिद खानी नाम के राजकवि द्वारा दलाइले फिरोज शाही के नाम से फारसी में जो है पद्य अनुवाद कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि, और अब पूछा जाएगा ये, इसमें तो ये पूछा गया था ना कि जो 300 संस्कृत पुस्तकों जो ज्वाला देवी मंदिर में सुरक्षित थी उसका अनुवाद किसने किया था? तो अजीजुद्दीन खालिद या खानी ने किया था, तो ये हो गया। लेकिन अब पूछेगा कि ये जो है किस नाम से इसका फारसी अनुवाद कराया गया था? तो फारसी में अनुवाद कराया गया था दलाइले फिरोज शाही। तो दलाइले फिरोज शाही से अब अगला प्रश्न के लिए तैयार रहिए। यहां तक प्रश्न पूछा गया है। अब दलाइले फिरोज शाही क्या था, इस पे प्रश्न जो है जब भी आयोग यहां से बनाएगा तो इसको जरूर कंसीडर करेगा। मुबारक खिलजी सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। कई बार बताया गया है। दिल्ली सल्तनत में एमबीटी एकमात्र शासक था जिसने उलेमा वर्ग को न्यायिक दंड से मुक्त नहीं किया था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने उलेमा को भी जो है वो दंड व्यवस्था के अंतर्गत लाया था कि अगर आप भी गलती करेंगे तो आप भी जो है दंड के भागी होंगे। इब्न बतूता ने सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। तो सल्तनत काल में सती प्रथा का प्रचलन था। इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? इब्न बतूता के द्वारा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी, और राजधानी बनाने का काम कब किया था? तो 1506 ईस्वी में। देखिए 1504 कई बार पूछा गया है कि मतलब आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाई थी? तो जस्ट 2 साल के बाद 1506 में। लोदी काल में सल्तनत सेना कबीलाई सैनिक दस्ते की भांति हो गई थी। और जब मैंने लोदियों के हार को बताया था तो उसमें एक कारण यही बताए थे कि जो लोदी मतलब बेसिकली इब्राहिम लोदी की जो सेना थी भले बड़ी थी बाबर की तुलना में, लेकिन वो एक तरीके से कबीलाई तंत्र की तरह व्यवहार करती थी। मतलब कोई नियम कानून नहीं था, बेतरतीब तरीके से लड़ रही थी। और यही कारण था कि बाबर की सेना कम होते हुए भी जो है लोदियों पे भारी पड़ती है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के द्वारा ये पराजित होता है इब्राहिम लोदी, और युद्ध स्थल पे ही मारा जाता है। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला ये सल्तनत काल का पहला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता का तैयार कराया था। तो सल्तनत काल में अकाल संहिता का निर्माण किसने कराया था? तो एमबीटी ने कराया था। इसने ही दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। तो अमीर कोही जो विभाग था वो बेसिकली एग्रीकल्चर में जो है सुधार के लिए लाया गया था। अब सल्तनत काल के प्रमुख विभाग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। तो दीवाने विजारत क्या था? वजीर का विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने रिसालत या दीवाने असरत मैंने बताया ही था, तो ये विदेश विभाग था। दीवाने इंसा पत्राचार का विभाग था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था। किसके द्वारा लाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने अर्ज अभी मैंने पीछे बताया, जल्दी से बताइए कि किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। फिर दीवाने खैरात दान विभाग था और एफएसटी के समय आया था। इसी तरीके से दीवाने इस्तिहाक जो पेंशन विभाग था वो भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आया था। ये गयासुद्दीन है, गलत है, ये एफएसटी होगा। पेंशन विभाग की स्थापना भी एफएसटी के द्वारा किया गया था। दीवाने बंदगान दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित था। दीवाने वकूफ वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने वकूफ क्या था? तो वह विभाग था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित। दीवाने कजा मामलिक न्याय विभाग था।
तो कजा मतलब भाई काजी से जोड़ लीजिएगा। तो काजी कौन होता था? न्याय विभाग का हेड होता था। मतलब हेड तो सुल्तान होता था, लेकिन सुल्तान के बाद जो है काजी की भूमिका थी, काजी उल कुजात उसे कहा जाता था। और नाइब ए मुमालिकात क्या था? बहराम शाह के समय में ये स्थापित हुआ था। फिर सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। तो आरिज मुमालिक का क्या क्या था? तो जो सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज, उसका प्रधान था। सैनिकों की भर्ती करने का काम कौन करता था? यही आरिज मुमालिक करता था। इंसाई मुमालिक क्या था? तो पत्राचार विभाग का प्रधान था। रसालत मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान था। ये वकील दर क्या था? तो शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध कौन करता था? तो वकील दर करता था। अमीर हाजिब या बारबक दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। सर ए जहांदार कौन थे? तो सुल्तान का प्रधान अंगरक्षक। सर ए जहांदार कौन था? तो सुल्तान का प्रधान अंगरक्षक। और अमीर बहर कौन था? तो अमीर बहर था आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों पर नियंत्रण करता था। तो आंतरिक नौकायन और जल मार्गों पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी कौन था? अमीर बहर था। अमीर मजलिस कौन था? सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था। तो मजलिस मतलब सभा। आप अगर थोड़ा सा मजलिस शब्द का अर्थ समझेंगे तो चीजों को लिंक कर पाएंगे। और मुस्तौफी ए मुमालिक, तो ये महालेखा परीक्षक था। जैसे वर्तमान में हमारा जो है CAG है, मतलब ऑडिटर जनरल जो है हमारा है, वैसे ही सल्तनत काल में इसका काम यही था कि राज्यों के खर्चों की ये जांच करता था। कौन? मुस्तौफी ए मुमालिक, बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। फिर मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, राज्य की आय से संबंधित होता था। और दीवाने रियासत कौन था? बाजार पर नियंत्रण रखता था। MBT के अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसकी स्थापना हुई थी। और सहनाए मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण या बाट माप की जांच करता। तो सहनाए मंडी कौन था? तो मूल्य नियंत्रण और जो बाट माप की इकाइयां थी तो उनकी जांच करता था। और मजूमदार कौन होता था? तो आय व्यय को ठीक करना, मतलब जो आय व्यय की जो चीजें होती थी तो उसका लेखा जोखा कौन रखता था? तो मजूमदार रखते थे। मुहत्सिब कौन थे? तो लोक आचरण पर नजर रखता था मुहत्सिब, पीछे बताया गया है। मुतसर्रिफ कौन थे? तो शाही कारखानों के जो ये प्रधान होते थे। बरीद ए मुमालिक कौन था? सूचना मतलब गुप्तचर विभाग से ये का हेड होता था। सद्र उस सुदूर कौन था? धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था। खाजिन कौन था? राजकीय आय को संग्रहित करता था खाजिन। काजी उल कुजात कौन थे? तो न्याय विभाग के प्रमुख थे। मुफ्ती कौन थे? धर्म की व्याख्या करते थे। तो काजी उल कुजात जो है वो न्याय विभाग की चीजों को देखते थे और धर्म की व्याख्या करने का काम क्या था। और इसीलिए जब धार्मिक कोई मुद्दा आता था सुल्तान के समय तो ऐसे में मुफ्ती की वो सलाह लेता था। और धर्मेतर अगर कोई मैटर आता था तो वो काजी उल कुजात की सहायता से मतलब न्याय देता था। कौन? सुल्तान। अमीर दाद कौन था? तो बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। और मीर ए समा क्या था? तो शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था। तो ये चीजें हो गई आज के सल्तनत काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हो गए हैं। मतलब सल्तनत काल आपका खत्म। अब हम आएंगे जो क्षेत्रीय राज्य है उनकी चर्चा करेंगे एक दो वीडियो में, उसके बाद मुगल पे आ जाएंगे। इसके बारे में तो मैंने बता दिया है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण लिंक्स है। ये सारे आपके लिए फ्रूटफुल है। सबसे पहले तुम्हारा टेलीग्राम है, हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम। जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है एक समय के बाद PDF भी यहाँ दिया जाता है। साथ ही साथ और अन्य सूचनाएं भी संस्थान यही देता है सबसे पहले। और 2 चैनल है, एक तो समृद्धि IAS का YouTube, दूसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपके हैं, आप ही के द्वारा इनको आगे बढ़ना है, तो इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट प्लीज जरूर करें। और अगर आपको हमसे बात करनी है, हमारे किसी बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7303030750 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।